अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं अपने बच्चों को अ, 3 अदद हम लोग बीमारियां डिस्कस करेंगे विच आर अगेन रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। ठीक, सो डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। इसमें जो पहली बीमारी है दैट इज डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया, आई थिंक इट इज सेकंड लास्ट पेज ऑफ योर बुक. It is second last page of, not your book, sorry, it is second last page of your chapter number 12. So what is dyspepsia? तो बेटा dyspepsia number 1, it is incomplete या imperfect digestion. अगर मैंने कुछ खाया है और उसकी डाइजेशन इनकम्प्लीट रही है या फिर कुछ उसमें परफेक्शन नहीं आई, शायद मेरे कोई एंजाइम्स में कोई गड़बड़ थी, तो इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट डाइजेशन इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया. इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया. वेरी इंपॉर्टेंट था जी डेफिनेशन इसकी. डिस्पेप्सिया, दिस इज नॉट अ डिजीज. याद रखें, डिस्पेप्सिया बजाते खुद कोई डिजीज नहीं है, बल्कि डिफरेंट डिजीजेस का सिम्टम हो सकती है, डिफरेंट डिजीज की अलामत हो सकती है. तो दिस इज नॉट अ डिजीज इन इटसेल्फ बट सिम्टोमेटिक. सिम्टोमेटिक से मुराद के डिफरेंट डिसऑर्डर्स का एक सिम्टम हो सकता है. डिस्पेप्सिया जिसमें हजम नहीं हो रहा होता. अक्सर औकात इसको लोग कहते हैं जी मुझे मैदे की प्रॉब्लम हुई, असल में उन्हें डिस्पेप्सिया हुआ रहता है. दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, मेरे पेट में गुड़गुड़ होती रहती है, मेरे पेट में दर्द रहता है, मुझे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है. नंबर 2, फ्लैटुलेंस. फ्लैटुलेंस क्या होता है कि पेट में गैस बन जाना और फिर उस गैस को खारिज करना बकायदा आवाज के साथ. तो कुछ लोग आवाज के साथ गैस मारते हैं और जब वो गैस आवाज के साथ मारते हैं तो पूरा कमरा खाली करवा देते हैं, वो हर बंदा उठकर वहां से निकल जाता है. तो उस बंदे को जिसकी गैस में स्मेल हो, याद रखें कि उसको इम्परफेक्ट डाइजेशन हुई हुई है, वो डिस्पेप्सिया का शिकार है. डिस्पेप्सिया का शिकार है. तो ये कई दूसरी बीमारियों की तरफ इशारा भी करती है डिस्पेप्सिया. फ्लैटुलेंस आप समझ गए होंगे, गैस खारिज करना आवाज और बदबू के साथ. हार्ट बर्न होना. हार्ट बर्न से मुराद के एजोफेगस जरा दिल के करीब होता है, तो स्टमक और एजोफेगस में जलन होती है. वो जलन ऐसे लगता है कि जैसे चेस्ट में जलन हो रही है, तो आम जुबान में उसको हार्ट बर्न कहते हैं, जबकि वो एसिडिटी की वजह से जलन हो रही होती है स्टमक या फिर उसमें एजोफेगस में. हार्ट बर्निंग की शिकायत होती है. और नौजिया होता है. नौजिया दिल मतली करना, दिल खराब करना, सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग होना, यानी कि मुझे अभी उल्टी आ जाएगी, मेरा दिल खराब हो रहा है, तो दैट इज सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग इज नौजिया. एंड समटाइम्स इसके अंदर वॉमिटिंग हो जाती है कि बंदा उल्टी ही कर देता है. दीज सिम्टम्स में अकर इरेगुलरली, कहता है कभी तो ये इरेगुलरली होंगे, यानी कि कभी हो गया तो कभी नहीं हुआ, और अक्सर औकात इन डिफरेंट पैटर्न्स में भी होंगे टाइम टू टाइम, यानी कि कभी सिर्फ वॉमिटिंग होगी, कभी सिर्फ नौजिया होगा, कभी ओनली फ्लैटुलेंस से काम चल रहा होगा, तो कभी ये सारे इकट्ठे हो रहे होंगे. मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा सिम्टम आपको है. इनमें से एक या दो भी हो तो लाजमी अपने फिजिशियन के पास जाएं, उनको चेक करवाएं, ठीक, ताकि वो बीमारी की तशखीस हो सके कि गड़बड़ कहाँ है. डिस्पेप्सिया में अकर ड्यू टू एक्सेसिव एसिडिटी, मैंने कहा था ना. तो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी कब होती है? जब स्टमक में बहुत ज्यादा HCl खारिज हो. तो डिस्पेप्सिया में अकर ड्यू टू एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक, या फिर स्टमक का फंक्शन फॉल्टी हुआ हो. फॉल्टी से मुराद वो फंक्शन प्रॉपरली ना हो रहा हो,
ठीक है, ऑफ स्टमक, एंड इंटेस्टाइन्स का भी फंक्शन प्रॉपर ना हो रहा हो, और तो और लिवर जो बाइल जूस बनाकर देता है वो बाइल जूस या तो इनसफिशिएंट क्वालिटी का हो या फिर उस बाइल जूस की क्वांटिटी कम हो या ओवर हो, तो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ बाइल जूस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है मेरा बच्चा, तो डिस्पेप्सिया में अकर ड्यू टू एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक या फॉल्टी फंक्शन ऑफ द स्टमक and intestine or insufficient quality and quantity of the bile secretions। ले जी डिस्पेप्सिया फिनिश हुआ, अगला आया फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में बेटा मोशंस आते हैं बहुत ज्यादा और बंदे की डिहाइड्रेशन से डेथ हो सकती है, बड़ी जबरदस्त फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो वो पता लगता है कि जब फूड पॉइजनिंग के अलामात होती हैं तो पता लगता है 12 से 20 घंटे पहले हमने कोई फॉल्स खुराक खा ली थी, कोई टॉक्सिन्स वाली। तो फिर अब हम इसकी जिक्र करते हैं कि इस बीमारी में क्या होता है। फूड पॉइजनिंग इज अ टर्म दैट इंडिकेट्स इलनेस फ्रॉम, अगेन फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, इनडाइजेशन हो गई, और वो फूड था कौन सा, वो फूड था विच वॉज कंटेनिंग अ टॉक्सिक सब्सटेंस, that food was containing a toxic substance, that food was containing a toxic substance. Again, what is food poisoning? This term indicates an illness from indigestion of food containing toxic substances. One of the commonest cause of food poisoning, food poisoning का एक सबसे जो common cause है वो है टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स poisonous materials. These toxins come from where? These toxins are produced by bacteria. बैक्टीरिया का नेम क्या है जी? साल्मोनेला, और दूसरा बैक्टीरिया कैम्पाइलोबैक्टर, कैम्पाइलोबैक्टर। तो जनाब साल्मोनेला एंड कैम्पाइलोबैक्टर टॉक्सिन्स बना देते हैं। So one of the commonest cause of the food poisoning are the toxins produced by the bacteria Salmonella and Campylobacter। फिर ना कहना खबर ना हुई, very important MCQ, very important MCQ। So one of the commonest causes of the food poisoning are the toxins produced by bacteria Salmonella and Campylobacter। अच्छा, अगर ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन्स ऑफ कैटल में मौजूद हो या चिकन के अंदर मौजूद हो या डक के अंदर मौजूद हो, तो याद रखें साल्मोनेला एंड कैम्पाइलोबैक्टर ये दोनों बैक्टीरिया किसी किस्म का कोई डिजीज, कोई सिम्टम, कोई डिजीज कुछ शो नहीं करते इन जानवरों में। तो ये जानवर सिर्फ कैरियर्स हैं, ये जानवर सिर्फ इन्हें कैरी करते हैं। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया ह्यूमंस में आ जाए तो ह्यूमंस इन बैक्टीरिया को पा सकते हैं किससे? अगर हम ऐसे किसी जानवर का मिल्क पी लें, ऐसे किसी जानवर का पुअरली कुक्ड मीट पी लें कह रहा हूं, खा लें, या हम ऐसे ही किसी इन्फेक्टेड जानवर के एग्स खा लें, तो हमें फूड पॉइजनिंग कर देगा। अच्छा, उन जानवरों को कुछ नहीं कर रहा, बज़ाहिर वो जानवर बिल्कुल नॉर्मल होंगे, लेकिन अगर उन्हीं जानवरों का मिल्क, मीट या एग्स हमने खा लिया तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो इफ वी ड्रिंक मिल्क या ईट मीट या फिर एग्स विच आर कंटामिनेटेड विद दीज बैक्टीरिया, वी विल डेफिनेटली गेट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में होता क्या है रे बाबा? द सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग आर डायरिया, लूज मोशंस लग जाएंगे, वॉमिटिंग, उल्टियां आएंगी। तो एक मेरे दोस्त को फूड पॉइजनिंग होगी, कहने लगा यार मुझे उल्टी पॉटियां लगी हुई। और मैंने कहा भाई उल्टियां पॉटियां बोलो, तो उल्टी पॉटी क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है? दैट वाज अ लेम जोक। आगे चलते हैं।
The symptoms of the food poisoning are diarrhea, loose motions, vomiting, उल्टियां एंड एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है। अच्छा, ये फौरन कुछ खाने से बिल्कुल भी नहीं होगा। सिम्टम्स जब जाहिर होते हैं तो आपको वो गंदा खाना खाए हुए 12 से 24 घंटे गुजर चुके होते हैं। तो आफ्टर 12 to 24 hours आफ्टर ईटिंग द कंटामिनेटेड फूड ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली, इन्फेक्शन बड़ी तेजी से होगा अगर हम कच्चा दूध पिएंगे, कच्चे से मुराद अनपैस्चराइज्ड, जिसको हमने बॉईल नहीं किया। इफ अनपैस्चराइज्ड मिल्क इज ड्रंक, तो बेटा बॉईल करने से काफी फायदा होता है, अंदर सारे बैक्टीरिया वायरसेस आप किल कर देते हो। या फिर ऐसे जानवर जो कि जानवर इन्फेक्टेड था और उसके मीट को आपने पुअरली कुक्ड खा लिया है। पुअरली कुक्ड, तो इफ मीट इज नॉट प्रॉपरली कुक्ड मतलब इट इज पुअरली कुक्ड, तो आपने खा लिया। तो बेटा मीट को प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। द लिक्विड एस्केप्स। अच्छा, फिर एक और बात, अगर आपने बड़ी ईद का गोश्त संभाल के रखा हुआ था और बिल्कुल फ्रॉस्टेड है वो, अब गोश्त को आप निकाल कर खाने में डालने से पहले आप उसको पानी में डालकर पिघलाते हो ना, उसकी बर्फ, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते हो। बेटा 100% श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है कि एक डीफ्रॉस्ट फ्रोजन मीट ने जो पानी छोड़ा होगा उस पानी में लाजमी साल्मोनेला बैक्टीरिया होगा। द लिक्विड दैट एस्केप्स ड्यूरिंग डीफ्रॉस्टिंग फ्रोजन मीट, इसलिए वो कहते नहीं है वो जो KNNs या कोई इस तरह का अगर आप फ्रोजन मीट वगैरह मंगवाएं तो वो उसको फौरन से पहले लाकर आप अपने उसमें फ्रीजर में रख दें, वरना एक दफा वो अनफ्रीज हो जाए, वो डीफ्रॉस्ट हो जाए, तो डीफ्रॉस्टिंग की वजह से अंदर जो पानी छोड़ेगा उसमें लाजमी साल्मोनेला होगा और वो खराब हो जाएगा। तो ये लाजमी है कि उसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया मौजूद हो। उसके बाद जिन डिशेस में या जिन यूटेंसिल्स में आपने डीफ्रॉस्टिंग की है उनको फूड के साथ, किसी और फूड के साथ उसी प्लेट में जहां आपने डीफ्रॉस्टिंग की है या तो बहुत अच्छी तरह उसको धो लो, वरना किसी और फूड के साथ उसका कांटेक्ट ना करो, वरना उस फूड में भी ये साल्मोनेला बैक्टीरिया चला जाएगा। अब जनाब, मुझे भी एक दफा मैंने किसी ढाबे से खाना खा लिया, पकौड़े और नान लेके खा लिए। अल्लाह अकबर, मुझे सिवियर फूड पॉइजनिंग हुई, और सिवियर फूड पॉइजनिंग को बॉट्यूलिज्म कहते हैं। सिवियर फूड पॉइजनिंग को बॉट्यूलिज्म कहते हैं। व्हाट इज बॉट्यूलिज्म? इट इज द सिवियर फूड पॉइजनिंग, इट इज द सिवियर फूड पॉइजनिंग। तो जनाब, सिवियर फूड पॉइजनिंग इज कॉल्ड botulism, is called botulism. A severe form of food poisoning is botulism. ये मुझे हुआ था। This is caused by the toxins produced by the bacteria. मैंने कोई ऐसी खुराक खा ली थी जिस खुराक में टॉक्सिन्स थी, पॉइजनस मटेरियल से, और जिस बैक्टीरिया ने वो पॉइजनस मटेरियल्स छोड़े थे उसका नाम था क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, तो मुझे बॉट्यूलिज्म हो गया था। Botulism develops by the use of improperly canned या otherwise preserved foods, especially meat. अब नान पकौड़े पता नहीं शायद बहाना बने या मैंने उससे पहले कुछ खाया हुआ था या बाद में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई ऐसा फूड मैंने खा लिया था जिसकी प्रेजर्वेशन सही नहीं थी और बैक्टीरिया का अटैक हो चुका हुआ था। और वो बैक्टीरिया कौन सा था? क्लॉस्ट्रीडियम
बॉट्यूलिनम, उस बैक्टीरिया ने टॉक्सिन्स बनाए हुए थे. द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय दीज बैक्टीरिया इज वेरी पावरफुल. जो टॉक्सिन्स ये बैक्टीरिया बनाते हैं वो इंतहाई पावरफुल होते हैं एंड हैज सिलेक्टिव एक्शन. अल्लाह अकबर. और वाकई बेटा उन टॉक्सिन्स ने मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला कर दिया. मुझे डिजीनेस हुई, मैं बेहोश सा हो गया, डायरिया अलग मुझे हुआ, डिहाइड्रेशन हो गई. मरते मराते मैं एम्बुलेंस पर मैं पहुंचा हॉस्पिटल. तो वहां जनाब पता लगा कि अगर आप टाइम पर ना पहुंचते तो इसने आपका कार्डियक फेलियर भी कर देना था और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कर देना था. आपको जबरदस्ती हमने फिर वेंटिलेटर पर डालना था. तो पता ये लगा कि इसके टॉक्सिन्स बड़े सिलेक्टिव इन एक्शंस हैं और 3 मेन सिस्टम्स पर हमला करेंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की उन जगहों पर हमला करेंगे जो कार्डियक और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस का मूजब बन सकते हैं और फैटल हो सकता है. बेटा मुझे अर्ली वाले सिम्टम्स से बेटा, द अर्ली सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर फटीग. मुझे फटीग थी, पूरी बॉडी में थकन सी थी, डिजीनेस बेहोशी तारी थी, और वाकई मेरा डबल विजन हो गया था कि मुझे ऐसे लगता था एक आंख आगे देख रही तो एक आंख पीछे को देख रही. मुझे सिवियर हेडेक थी, सर में दर्द थी, नौजिया था. नौजिया मतलब वही दिल खराब होना, उल्टी आना, मगर यानी उल्टी की सेंसेशन होना. उसके बाद वॉमिटिंग होती है, उल्टियां आती हैं और फिर पॉटियां लग जाती हैं, दैट इज डायरिया हुआ होता, और एब्डोमिनल पेन अलग होती. अगर ये प्रॉपरली बंदा, और मैंने इसी तरह ही किया था, मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं गया बेटा, एक दिन के अंदर अंदर बॉटुलिज्म ने मुझे भाई उल्टा लटका दिया. फिर मुझे जानबूझकर हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल में जेरे इलाज होना पड़ा फिर मुझे. तो ये थी फूड पॉइजनिंग. डन मेरे बच्चों, फूड पॉइजनिंग. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बॉट्यूलिज्म ये शॉर्ट आता होता है, तो ये शॉर्ट आप लोगों ने करना होगा और इसमें ये सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं. लो जी, ओबेसिटी. ओबेसिटी मोटापा बेटा. अब मैं भी मोटा हूं, लेकिन लोग मुझे यही कहते हैं यार तुम मोटे हो, तुम्हारा वजन ज्यादा है, लेकिन यार लगते नहीं हो. ऐसा मोटापन जिसमें बंदा वाकई लगे कि यार ये वाकई बहुत ज्यादा मोटा ओवरवेट है, तो उसको बोलोगे वो बेचारा ओबेसिटी का शिकार है. इट इज ए टर्म एम्प्लॉयड व्हेन अ पर्सन हैज एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट ऑन द बॉडी. उस पर कुछ एबनॉर्मल फैट चढ़ी हुई हो, एबनॉर्मल लगे वो बंदा चलते हुए. इफ वन ईट्स टू मच फूड, अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा खाना खाता हो, अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा खाना खाता हो, तो फिर उसने जो सरप्लस जो फूड खाया है उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर होना है. तो जी हाँ, द सरप्लस, जो जो उसके बायोमोलिक्यूल्स, जो प्रोटीन्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स उसने जो सरप्लस ले लिए हैं, वो फिर बॉडी में फैट मतलब चर्बी की शक्ल में स्टोर होंगी और वो शख्स ओवरवेट या फिर ओबीज हो जाएगा. वो शख्स ओवरवेट या फिर ओबीज हो जाएगा. तो ओबीज का मतलब ओवर वेट होना है. मेरा बच्चा, स्पेशल टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में जिन्हें एडिपोज टिश्यूज कहते हैं. ये टिश्यूज हमारी एब्डोमेन में, हमारे पेट में, हमारी किडनीज के इर्द गिर्द, और ये वाले टिश्यू अंडर द स्किन होते हैं, एडिपोज टिश्यूज. बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट, व्हाट आर एडिपोज टिश्यूज. तो एडिपोज टिश्यूज पे निशान लगा ले. कुछ सेल्स ऐसे हैं जो ड्रॉप्स ऑफ फैट को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपने साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में फैट्स के ड्रॉप्स को जमा कर लेते हैं, जखीरा कर लेते हैं. एज दीज ड्रॉप्स इंक्रीज साइज एंड नंबर, जैसे जैसे इस ड्रॉप में साइज और इसकी तादाद में इजाफा होता जाए,
तो ये आपस में जुड़ जुड़ कर एक बड़ा फैट का लार्ज ग्लोब्यूल बना लेते हैं सेल के मिडल में। वो फैट का ग्लोब्यूल पुश कर देता है साइटोप्लाज्म को एक थिन लेयर की शक्ल में टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तो और न्यूक्लियस को भी एक साइड पर लगा देगा, एक खुडे में लगा देगा। तो पता वो लगा कि वो सेल में हमें नजर ही फैट आ रही होगी, साइटोप्लाज्म थिन लेयर में चला जाएगा, न्यूक्लियस भी साइड पर चली जाएगी। तो वो सेल्स जो अपने साइटोप्लाज्म में लिपिड्स को जखीरा कर लें, उन सेल्स के, उन फैट सेल्स के ग्रुप्स को एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। सम पीपल नेवर सीम टू गेट फैट। अच्छा, कुछ चोर जिस्म के मालिक होते हैं, वो जो मर्जी खा ले, वो मोटे ही नहीं होते। तो मेरा एक कजन था, वो खाई जाता था, उसने नान चने खाने तो खाई जाने हैं, रोटियां खानी तो खाई जानी है, खमीरियां 8-8 खमीरी रोटियां खा जाता था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार मैं एक रोटी खाऊं तो मेरे जिस्म को लग जाती है, मैं मोटा होना शुरू होता हूँ, यार तू कमाल है भाई। कहने लगा भाई मेरे अंदर हार्मोन्स ऐसे हैं कि मेरे हार्मोन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं। तो सम पीपल नेवर सीम टू गेट फैट नो मैटर हाउ मच दे ईट। उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि वो कितना खा रहे हैं और कितना नहीं खा रहे। वाइल अदर्स ले डाउन फैट, जबकि बेचारे जो दूसरे हैं उन पर बड़ी जल्दी फैट चढ़ती है। When their intake is only just exceeds their need, और जैसे ही उनकी नीड से हल्की सी भी इनटेक ज्यादा हो तो वो बेचारे मोटे हुए होते हैं। तो मेरे बच्चे, जो लोग चोर जिस्म के मालिक हैं, जो लोग जो मर्जी खाते हैं मगर वो मोटे नहीं हो रहे होते, तो उसकी एक्सप्लेनेशन बायोलॉजी यूं देती है कि द एक्सप्लेनेशन प्रोबेबली लाइज इन द बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। उन लोगों में बैलेंस ऑफ हार्मोन्स है, और कुछ हद तक उनकी हेरिडिटी में भी ये होता है कि तुमने मोटा नहीं होना, तो वो इनहेरिटेड पतले खानदानों से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, ओबेसिटी ज्यादातर याद रखें ये भी माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती है, खानदानों में ओबेसिटी चलती है, ठीक, जिसकी वजह से उनका हार्मोनल बैलेंस जो है वो खराब होता है, इम्बैलेंसिंग होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा भी अपनी नीड से ऊपर खाएं तो वो मोटे होने शुरू हो जाते हैं। एन ओबीज पर्सन, एक मोटा आदमी, इज मच मोर लाइकली टू सफर, और ओबेसिटी अच्छी चीज नहीं है। अगर एक शख्स ओबीज है, उसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उसको हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा होगा, उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है, शुगर की बीमारी, और तो और उसको स्टमक डिसऑर्डर्स रहेंगे। ठीक, उस आदमी के मुकाबले में जो नॉर्मल बॉडी वेट रखता है, तो नॉर्मल बॉडी वेट वाले को ये चीजें उसको जल्दी से नहीं होंगी। ठीक मेरा बच्चा, तो पता लगा कि ये बड़ी कॉमन और बड़ी अहम बीमारियां थी।